बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग, और आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि सी सेक्शन के फ़ौरन बाद आपने अपना ख़्याल किस तरह से रखना है, स्पेशली जो पहले 40 डेज़ हैं उनमें आपने अपना ख़्याल किस तरह से रखना है। जैसे ही आपका सी सेक्शन हो गया और उसके बाद डॉक्टर जो है वो जब आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं और आप हॉस्पिटल में ही हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है वो अपने बेबी को अपने साथ अटैच करें, उसको फ़ीड करवाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही जो है वो दूध आना शुरू हो जाए, इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन आपने अपने बेबी को अपने साथ अटैच ज़रूर करना है, चूँकि इस टाइम पे आप उठ तो नहीं सकती, लेटे लेटे ही आपने उसे अपने साथ अटैच करना है, अपना उसके साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। इससे ये होता है जब आप बेबी को अटैच करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं जो आपकी हीलिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, और उससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो भी जल्दी होती है। और दूसरा, अगर इस टाइम पे आप अपने बेबी को अपने साथ अटैच नहीं करेंगी और बेबी जो है वो दूसरों के पास रहेगा और बॉटल फीड की तरफ चला जाएगा, तो फिर बाद में आपको जो है वो उसको ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ लाने में प्रॉब्लम होगी। तो आपने अपने बेबी को अपने साथ अटैच जो है वो लाजमी करना है। जैसे ही आपको रूम में लाते हैं तो उस टाइम पे चूँकि आपकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सीज़र के अंडर होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकवरी हो रही होती है, उस वो रिकवरी फ़ेज़ में होता है। उस टाइम पे आपको जो है वो यूरिन कैथेटर भी लगी होती है, पेशाब की नाली लगी होती है। तो ये वो टाइम होता है जिसमें आपने प्रॉपर जो है वो रेस्ट करनी है, मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे दोनों तरह से आपने रेस्ट करनी है, ख़ुद को पुरसुकून रखना है और अपने बच्चे के बारे में सोचना है और अपने बारे में सोचना है। जब 6 to 8 आवर्स हो जाएँ आपको आए हुए रूम में, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी यूरिन कैथेटर जो है वो रिमूव कर दी जाए। और चूँकि फिर 6 to 8 आवर्स के बाद आप लिक्विड भी लेना शुरू कर देती हैं, सेमी सॉलिड्स भी आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर देती हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि 2 to 3 आवर्स के अंदर अंदर आपने अपना यूरिन जो है वो लाजमी पास करना है। और अगर आप यूरिन नहीं पास करती हैं, कुछ ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उन्हें ये बात आपने बतानी है। जब 8 to 10 आवर्स गुजर जाते हैं, आपकी कैथेटर भी रिमूव हो गई है, तो अब आप जो है वो एक्टिव होना शुरू हो। अब बिल्कुल पहले मैंने आपसे कहा आप रेस्ट करें, लेकिन अब जो है वो एक्टिव फेज़ में आए, आहिस्ता आहिस्ता आप करवट लें, अपने बच्चे को पकड़ें, एक्टिव होने की कोशिश करें। बिल्कुल सीधे बीमारों की तरह जो है वो बिल्कुल ना लेटे रहें, बल्कि एक्टिव हों। और इस ड्यूरिंग दिस डे आपको किसी किस्म की पेन वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आपको अच्छे एंटीबायोटिक्स लग रही हों और अच्छे पेन किलर्स जो हैं वो आपको दिए जा रहे हों, और आपको किसी किस्म की पेन जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन के असरात में रहते हैं, तो पेन वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ पे भी आपने अपना ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर मेडिसिन जो हैं वो दी जा रही हों, और प्रॉपरली कोऑपरेट करें नर्सिस के साथ, डॉक्टर के साथ। आपके चेकअप में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर ने जो है वो ड्यूरिंग योर स्टे वो चेक करनी होती है। आपको रोकने का मकसद ये होता है कि आपको बाद में जो है वो चेक किया जाए, देखा जाए, मॉनिटर किया जाए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो इसमें आप कोऑपरेट करें और अपनी मेडिसिन का जो है प्रॉपर ख्याल करें। और जब आपका सी सेक्शन हो जाता है और 8 से 10 घंटे गुजर गए हैं, तो अब आप बेड से उतरें और बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा छोटे छोटे स्टेप्स उठाता है, चलता है, बिल्कुल इस तरह से आप जो है वो तकरीबन 1 मिनट तक या 2 मिनट तक जो है वो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलें और अपने आप को एक्टिव करें। जितनी जल्दी अपने आप को एक्टिव कर लेंगी, थोड़ा थोड़ा सा चलेंगी, उतना ही जो है वो आपके लिए बाद में भी आसानी रहेगी और उतना ही आपके लिए बेहतर है। सो आप छोटे छोटे से स्टेप्स लें और ऐसा जो है वो आप जो है वो 3-4 घंटों के बाद फिर इस तरह से नीचे उतरें, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा चलें। इस तरह करके आप 3-4 घंटों के बाद दोबारा 4-5 दफ़ा दिन में जो है वो आप इस तरह की रूटीन जो है वो उसको आप फॉलो करें। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट जो है वो आपने नॉर्मल जैसे रूटीन में खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसे आपने खाना खाना है। बिल्कुल अपने आप को बीमार या परहेज़ी खाना या बीमार फील नहीं करना। और आपके लिए बेहतर एडवाइस ये है कि आप जो है वो प्रोटीन रिच डाइट जो है वो लें, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और फल और सब्ज़ियां वगैरह जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपका जो ज़ख़म है वो बहुत जल्दी हीलिंग की तरफ चला जाएगा। और तकरीबन जब 72 आवर्स गुजर जाते हैं तो स्किन के जो वो एजेस जो होते हैं वो खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं और हील कर जाते हैं। और आप मेक श्योर करें कि आपने फाइबरस डाइट लेनी है। ऐसी डाइट बिल्कुल नहीं लेनी जिससे आप कब्ज़ की तरफ जाएं, तो उससे फिर डेफ़िनेटली आपको मसला होगा और आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपने
ख़ुद को खांसी से भी बचाना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो बहुत ऑयली हो या फिर बहुत ही एकदम से गर्म या ठंडी चीज़ आपने ले ली है तो जिससे आपको खांसी लगने के चांसेस हों। तो ये खांसी और कब्ज़ इन दोनों चीज़ों से आपने बचना है। ये दोनों ही जो है वो आपके स्टिचेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फाइब्रस डाइट लें और प्रोटीन रिच डाइट लें, दालें वगैरह और गोश्त वगैरह। तो ये जो है वो आपको बहुत जल्दी जो है रिकवरी की तरफ लेके जाएंगी। जितनी आप अच्छी डाइट लेंगी उतना ही जल्दी आप जो है वो रिकवर करेंगी। जिस टाइम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा हो, अब डॉक्टर जो है वो आपको डिस्चार्ज कर देता है, तो आपने ख़ुद अपनी मेडिसिन्स को समझना है कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन्स जो है वो किस टाइम पे लेनी है, कौन सी पेन किलर है, कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी जो है वो आपको कब्ज़ के लिए दी जा रही है, कौन सी स्टमक की मेडिसिन है। ये सब चीज़ें आपने खुद समझनी है। और घर आने के बाद आपने अपनी उन मेडिसिन्स का प्रॉपर ख्याल जो है वो रखना है। ये ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे जो है वो आपका स्टिच जो है वो बिल्कुल जल्दी हील कर जाएगा। उसमें किसी किस्म का रेशा वगैरह जो है वो नहीं होगा, किसी किस्म का इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा, तो आपको किसी किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर इस तरह से इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो जाता है तो वो फिर साइकोलॉजिकली ही पेशेंट के लिए बहुत सारा तकलीफ होता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और पेन किलर्स वगैरह ये सब चीज़ें आपने जो है वो समझनी है और एहतियात से लेनी भी हैं। अब बात करते हैं आपकी ड्रेसिंग की। जो ड्रेसिंग आपके ज़ख़म पे जो ड्रेसिंग होती है उसकी बात करते हैं। तो ये जो होती है वो 48 आवर्स तक के लिए या 72 आवर्स में स्किन के एजेस मिल जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपका काम ये है कि आप इस जगह को, ज़ख़म वाली जगह को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ और खुश्क रखें। उस पर पसीना वगैरह ना आने दें, जम्स वगैरह उस पर ना आने दें। अब आपने साफ़ भी रखना है और खुश्क भी रखना है। साफ़ कैसे रखना है? आप सिंपल जो है वो साबुन और पानी से भी वॉश कर सकती हैं, उसको धोएं और फिर उसको खुश्क कर दें। और या फिर इसके अलावा आप जो है वो पायोडीन वगैरह से भी साफ़ कर सकती हैं, स्प्रेड वगैरह से भी साफ़ कर सकती हैं। लेकिन सिंपल पानी और साबुन भी उसके लिए काफ़ी है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन पे सवार नहीं कर लेना। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आप नेक्स्ट उस पर पट्टी लगाती जाती हैं, तो वो आपकी तसल्ली के लिए है। अदरवाइज़ 72 आवर्स के बाद आपको उसके ऊपर किसी किस्म की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप नॉर्मली स्किन का पार्ट, जैसे नॉर्मल स्किन है उसको वैसे ही उसको कंसिडर करें। बस आपने उसको साफ़ सुथरा रखना है और आप कोशिश करें कि रोज़ नहाएं। और मौसम के लिहाज से आप देखें तो कोशिश करें कि आप रोज़ नहाएं और अपनी जो ज़ख़म है उसको आप साफ़ सुथरा रखें और खुश्क रखें। अब जब आप घर आ गई हैं तो फिर आपने अपनी उसी वॉक वाली रूटीन जो है वो उसको जारी रखना है। वॉक मतलब जैसे मैंने कहा था कि हॉस्पिटल में ही आपने जो है वो 1-1 मिनट का चलना शुरू कर देना है। तो घर आके भी आप जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो 1 मिनट से 2 मिनट तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट, 4 मिनट, और ये जो 40 डेज़ हैं इनके अंदर अंदर जो है वो आप तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो चलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। और इस तरह दिन में जो है वो 5-6 मरतबा आप जो है वो लाजमी चलें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बाद में भी आपको किसी किस्म का मसला जो है वो नहीं होगा। और फिर जब ये 6 वीक्स गुजर जाए, यानी कि 40 डेज़ का पीरियड गुजर जाए, तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप घर की नॉर्मल काम जो है वो आप करना शुरू कर दें। इसमें भी इस डिलीवरी में भी आपको बिल्कुल जैसे नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग होती है, तो इसमें भी आपको ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ब्लीडिंग जो है वो उसका कलर डार्क रेड हो और उसमें बड़े बड़े क्लॉट आना शुरू हो गए आ जाएं, तो फिर उस कंडीशन में आपने डॉक्टर को बताना है वो चीज़ जो है वो नॉर्मल नहीं है। इस तरह अगर आपकी टांगों में शदीद किस्म का दर्द हो तो उस सूरत हाल में भी आपने डॉक्टर को लाजमी बताना है, ताकि वो फर्दर चेक कर सकें कि क्या मसला है। इनके अगर आपकी पेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके टांगों में दर्द हो रहा है, निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर आपने जो है वो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। इस तरह आपकी जो ज़ख़म है उसको आपने ड्राई भी रखा, उसको आपने एंटीबायोटिक भी यूज़ करी, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके बाद उसमें कोई किसी किस्म की आपको सोजन नज़र आ रही है तो फिर आपने फ़ौरन से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा नॉर्मल फ़ीवर तो ठीक है, अगर आपको हो जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बुखार हो रहा है तो उस सूरत में भी आपने डॉक्टर को जो है वो लाजमी बताना है। या आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग फ़ील हो रही है तो फिर भी आपने डॉक्टर से जो है वो लाजमी कंसल्ट करना है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाई होंगी कि किस तरह आपने सी सेक्शन के बाद अपना ख्याल रखना है। जितना आप जो है वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर्ली लेंगी, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखेंगी, अपने आप को थोड़ा थोड़ा एक्टिव रखेंगी, नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आएंगी, अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेंगी, उतनी ही जल्दी जो है वो आप रिकवर कर पाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।